फ्रेंड्स, आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 12 फिजिक्स के लिए जो हम वेक्टर सीरीज पढ़ रहे हैं। इस वेक्टर में जो लास्ट हमारा बहुत यूजफुल होगा क्या होगा, मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर्स, कि वेक्टर्स को कैसे मल्टीप्लाई करा जाता है। ठीक है, क्या क्या करेंगे कि वेक्टर पे क्या क्या इफेक्ट, मल्टीप्लिकेशन में क्या क्या इफेक्ट आता है हमारे। तो ये सब चीजें क्लास 12 में बहुत यूज होंगी क्योंकि क्लास 12 में आप जितने भी चीजें करोगे, डेरिवेशन करोगे, वहां पे सब जगह मल्टीप्लीकेशन होगा वेक्टर्स का। ठीक है, तो हम देखते हैं क्या होता है ना। तो फर्स्ट क्या होता है कि अगर किसी वेक्टर को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करो। फर्स्ट क्या है, व्हेन ए वेक्टर मल्टीप्लाई विथ ए इंटीजर मतलब किसी वेक्टर को आप किसी नंबर से मल्टीप्लाई करो तो क्या इफेक्ट होगा। सपोज दैट, क्योंकि आप जानते हो, देखो वेक्टर के पास क्या होता है, मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन। क्या होता है, मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन। और इस वेक्टर को आपने एक नंबर से, कोई नंबर से मल्टीप्लाई करा, तो नंबर क्या करेगा, नंबर इसके मैग्नीट्यूड के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा और मैग्नीट्यूड को क्या कर देगा, चेंज। बट क्या डायरेक्शन चेंज होगी? नहीं। डायरेक्शन चेंज होगी? नहीं, डायरेक्शन चेंज नहीं होगी, क्योंकि नंबर क्या करेगा, उसकी वैल्यू को बढ़ा देगा बस। और वैल्यू का मतलब क्या, किसको बढ़ाएगा, मैग्नीट्यूड को बढ़ाएगा। मान लो सपोज दैट कोई वेक्टर है, जैसे आपको एग्जांपल फॉर एग्जांपल दूं, मान लो कोई ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी है 4 i मीटर पर सेकेंड। अब बोला गया वेलोसिटी को डबल कर दिया, मतलब 2v कर दिया, तो क्या होगा, 2 इंटू 4i होगा, तो इससे क्या हो जाएगा 8i। डायरेक्शन तो देखो अभी भी क्या है, आई कैप ही है। चेंज क्या हुआ, चेंज ये 8 हुआ। 8 क्या चेंज हुआ, मैग्नीट्यूड चेंज हुआ। क्लियर है? तो बात, कॉन्सेप्ट समझ में आया। अगर किसी वेक्टर को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होता है, देन ओनली मैग्नीट्यूड will change but the direction remains constant। डायरेक्शन क्या रहेगा आपका, कांस्टेंट रहेगा। क्लियर है बात समझ में आई सबको। अगर कोई वेक्टर कोई नंबर से मल्टीप्लाई होता है तो क्या होता है, मैग्नीट्यूड चेंज होता है बट डायरेक्शन चेंज नहीं होती। ठीक है, क्यों नहीं होती, रीजन बताया आपको, देखो एग्जांपल से। ठीक है, सेकंड बात क्या, कि अगर कोई वेक्टर when a vector multiply with a scalar quantity, तो क्या होगा, देखो अगर किसी स्केलर को किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, वेक्टर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो क्या इफेक्ट होगा। तो देखो स्केलर के पास क्या होता है, मैग्नीट्यूड, और वेक्टर के पास क्या होता है, मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन, वही चीज। तो यहां पे ये क्या करेगा, इसको चेंज कर देगा। मैग्नीट्यूड से मल्टीप्लाई होगा और मैग्नीट्यूड को क्या कर देगा, चेंज, बट डायरेक्शन अभी भी रिमेन्स क्या होगी, कांस्टेंट। अब कितने बच्चों के दिमाग में आता है कि इंटीजर से मल्टीप्लाई करा और स्केलर से मल्टीप्लाई करा, दोनों में कंडीशन तो सेम आ रही है, बट एक अंतर है, एक डिफरेंस है इसमें। क्या, यहाँ पे जब मल्टीप्लाई हुआ, देखो जब इंटीजर को मल्टीप्लाई करा गया तो मैग्नीट्यूड चेंज हुआ और यूनिट अभी भी क्या है, मीटर पर सेकेंड। क्या है, मीटर पर सेकेंड ही है। यूनिट क्या है, सेम रहेगी। यूनिट भी क्या रहेगी, डायरेक्शन एंड, यहाँ पर बोल सकते हैं एंड यूनिट रिमेन्स कांस्टेंट। डायरेक्शन और यूनिट दोनों क्या रहेगी, सेम। बट इस केस में क्या होगा, मैग्नीट्यूड भी चेंज होगा और यूनिट भी चेंज होगी। कैसे, देखो क्योंकि स्केलर क्या है, क्वांटिटी होती है, फिजिकल क्वांटिटी होती है। फॉर एग्जांपल, जैसे मान लो कहीं पे आपको कोई आपको डिस्टेंस दे रखा है, मान लो डिस्टेंस दे रखा है, ठीक है, और डिस्टेंस दे रखा है तो क्या होगा, देखो डिस्टेंस सपोज दैट आपको दे रखा है 2 मीटर। डिस्टेंस कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी, सब लोग जानते हैं। और उसका मैं फोर्स के साथ कर रहा हूँ, किसके साथ कर रहा हूँ, फोर्स के साथ। तो देखो क्या होगा, फोर्स मान लो कितना दे रखा है, 5 न्यूटन।
फोर्स कैसी क्वांटिटी होती है, वेक्टर। अगर मैं फोर्स को किससे मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, डिस्टेंस से। फोर्स को किससे मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, डिस्टेंस, मतलब क्या, वेक्टर को किससे मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, स्केलर से। तो देखो क्या होगा, 2, इसके पास तो यूनिट होती नहीं, यहाँ पे अगर हम लगा दें आई कैप, तो 2 मीटर इंटू क्या हो गया, 5 आई कैप न्यूटन। तो आंसर तो क्या हो गया, 10 न्यूटन इंटू मीटर। तो देखो यहाँ पे क्या हो गया, यूनिट भी क्या हो गया, चेंज हो गया, ठीक है, क्योंकि स्केलर के पास खुद की क्या होती है, यूनिट, और नंबर की कोई यूनिट होती नहीं। तो फर्स्ट केस में और सेकंड केस में डिफरेंस क्या है, कि फर्स्ट केस में जब हम नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं किसी वेक्टर को, तो नंबर के पास कोई यूनिट नहीं होती खुद की, इसीलिए यूनिट भी सेम रहता है और डायरेक्शन भी सेम होती है, जस्ट क्या चेंज होता है, मैग्नीट्यूड। बट इन द केस ऑफ व्हेन वी मल्टीप्लाई ए वेक्टर विथ ए स्केलर क्वांटिटी, उस केस में क्या होगा, स्केलर के पास खुद की एक क्या होती है, यूनिट होती है, और वो यूनिट उस वेक्टर की यूनिट के साथ मिलके जो आंसर आता है उसकी यूनिट को क्या कर देता है, चेंज। जैसे देखो पहले फोर्स की यूनिट क्या थी, न्यूटन, डिस्टेंस की यूनिट क्या थी, मीटर। जब प्रोडक्ट करा हमने फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, तो मैग्नीट्यूड तो चेंज हुआ ही हुआ, साथ में क्या चेंज हो गया, यूनिट भी चेंज हो गई, बट क्या क्या सेम है, डायरेक्शन अभी भी क्या है, सेम। तो ध्यान रखना, इस चीज को याद रखिएगा आप। क्या, इन दैट केस हम बोल सकते हैं, इसको कैसे याद रख सकते हैं, बोलेंगे इन दैट केस मैग्नीट्यूड एंड यूनिट will change, but direction remains constant। डायरेक्शन क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। क्लियर है, ये बस दोनों बातें समझ में आई आपको, ठीक है। अब जो थर्ड चीज है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसी के लिए मैंने आपको ये बताया है, स्पेशली क्लास 12 के लिए। क्लास 11 के लिए तो सब कुछ इंपॉर्टेंट है, क्लास 12 के लिए, क्योंकि जो हमारे बार बार आएगा डेरिवेशंस वगैरह में, वो कौन सा आएगा, थर्ड वाला चीज आएगा, थर्ड वाला केस आएगा। क्या, उसको समझते हैं हम लोग। थर्ड वाला ध्यान से समझना है सब लोगों को कि कैसा केस होगा। थर्ड वाला अभी हमने नंबर से मल्टीप्लाई करके देख लिया और स्केलर से मल्टीप्लाई करके देख लिया। अब हम बात करेंगे क्या, जब हम नेक्स्ट केस थर्ड, क्या, व्हेन वी मल्टीप्लाई ए वेक्टर इनटू वेक्टर। जब हम क्या करेंगे, एक वेक्टर को वेक्टर से मल्टीप्लाई करें, जब एक वेक्टर को वेक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, तो ध्यान से देखो, इस चीज को समझो। जब कोई वेक्टर किसी वेक्टर से मल्टीप्लाई होगा तो वहां पे दो केस हो सकते हैं, ठीक है, वहां पे दोनों केस हो सकते हैं। क्या, जो उसका आंसर आएगा उसके बारे में बात कर रहे हैं, प्रोडक्ट के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। जब कोई वेक्टर वेक्टर से मल्टीप्लाई होता है तो उसके प्रोडक्ट दोनों चीजें आ सकती हैं। या तो उसका प्रोडक्ट क्या होगा, स्केलर आ सकता है, या तो उसका प्रोडक्ट क्या होगा, स्केलर, या उसका प्रोडक्ट क्या आ सकता है, वेक्टर। तो जब वेक्टर वेक्टर से मल्टीप्लाई होता है तो डेफिनेटली क्या होगा, हम ये नहीं बोल सकते कि स्केलर होगा या वेक्टर होगा, वो वेक्टर भी हो सकता है और स्केलर भी हो सकता है। तो कैसे पता करेंगे, तो ध्यान रखो, जब स्केलर आता है तो उस चीज को क्या बोला जाता है, वैसे डॉट प्रोडक्ट बोला जाता है। क्या बोला जाता है, डॉट प्रोडक्ट, ठीक है। और जब वेक्टर आता है तो उसको क्या बोला जाता है, क्रॉस प्रोडक्ट। क्या बोला जाता है, क्रॉस प्रोडक्ट। अब देखो कैसे हमको कैसे पता चलेगा, तो ध्यान रखो, अगर सपोज दैट दो वेक्टर हैं, एक वेक्टर ए है और एक वेक्टर बी है, दो वेक्टर हैं, दो वेक्टर मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर मल्टीप्लाई हो रहे हैं, और साथ में उनके क्या है, मान लो cos थीटा। क्या है, cos थीटा। दो वेक्टर कहीं पे मल्टीप्लाई हो रहे हैं और साथ में उनके क्या है, cos थीटा। तो इस टाइप का प्रोडक्ट क्या कहलाता है, हमारा डॉट प्रोडक्ट कहलाता है। उसको कैसे शो करते हैं, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर करके। बात समझे, अगर दो वेक्टर मल्टीप्लाई हो रहे हैं और साथ में क्या है, cos थीटा है,
तो उनका जो आंसर होगा, प्रोडक्ट होगा, वो क्या कहलाता है? डॉट प्रोडक्ट कहलाता है। ठीक है, और इसकी जो वैल्यू होगी हमेशा क्या आएगी? स्केलर आएगी। अभी इस चीज को हम प्रूव करेंगे। ठीक है, ऐसे ही क्रॉस प्रोडक्ट में अगर दो वेक्टर मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ए वेक्टर बी वेक्टर, और साथ में अगर क्या है? साइन थीटा है। क्या है? साइन थीटा। तो इस टाइप का वेक्टर क्या कहलाता है? क्रॉस प्रोडक्ट। क्या कहलाता है? क्रॉस प्रोडक्ट बोलते हैं, या इसी का नाम क्या होता है? वेक्टर प्रोडक्ट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वेक्टर प्रोडक्ट। ये तो कहलाता है स्केलर प्रोडक्ट और ये कहलाता है वेक्टर प्रोडक्ट। तो बात समझ में आई? अभी जस्ट कॉन्सेप्ट दिया है कैसे पहचानना है। देखो, वेक्टर को वेक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे तो दोनों कंडीशन हो सकती हैं, या तो उसका आंसर स्केलर हो सकता है या उसका आंसर क्या हो सकता है? वेक्टर। अब आप कैसे पहचानोगे कि स्केलर कब होगा, वेक्टर कब होगा? तो अगर दो वेक्टर के साथ cos थीटा आ रहा है तो डेफिनेटली वो क्या होगा? डॉट प्रोडक्ट कहलाएगा, या इसी को नाम दूसरा बोलते हैं क्या? स्केलर प्रोडक्ट कहलाएगा। और अगर दो वेक्टर के साथ साइन थीटा आ रहा है तो वो क्या होगा? हमारा क्रॉस प्रोडक्ट, या उसी का दूसरा नाम क्या है? वेक्टर प्रोडक्ट। क्लियर है? अब इसको एक्सप्लेन करता हूं मैं अलग से, थोड़ा डीपली इसको पढ़ते हैं कि क्या बातें होती हैं। ठीक है, तो देखो इसका मतलब वेक्टर वेक्टर से जब मल्टीप्लाई होगा तो दो कंडीशन होगी, या तो वो डॉट प्रोडक्ट होगा या क्या होगा? क्रॉस प्रोडक्ट होगा। तो पहले हम डॉट प्रोडक्ट को पढ़ते हैं कि डॉट प्रोडक्ट क्या होता है। हम बात करते हैं डॉट प्रोडक्ट, या इसी को क्या बोला जाता है? स्केलर प्रोडक्ट भी बोला जाता है। क्यों? क्योंकि इसका आंसर हमेशा क्या आता है? स्केलर आता है। ठीक है, कैसे आता है प्रूव करेंगे। देखो, तो ध्यान रखो डॉट प्रोडक्ट की बातें क्या है, फटाफट बताता हूं इस चीज को। डॉट प्रोडक्ट के लिए क्या होगा? तो देखो, बोला जाता है, स्पेशली डॉट प्रोडक्ट के लिए बात कर रहे हैं, इसका क्रॉस से कोई मतलब नहीं है। किससे मतलब? ओनली डॉट प्रोडक्ट से। ठीक है, तो डॉट प्रोडक्ट के लिए, फॉर डॉट प्रोडक्ट द ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर। किसकी बात कर रहे हैं? ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर कैसे काम करता है। देखो, ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर क्या होते हैं हमारे? आई कैप, जे कैप और के कैप। ये कैसे काम करते हैं? देखो, तो बोला जाता है कि डॉट प्रोडक्ट के लिए अगर आई डॉट आई, जे डॉट जे और के डॉट के अगर सेम मल्टीप्लाई हो रहे हैं, सेम ऑर्थोगोनल मल्टीप्लाई हो रहे हैं, जैसे आई डॉट आई, जे डॉट जे और के डॉट के अगर सेम ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो उनका आंसर क्या आता है? 1। क्या आता है? 1। ध्यान रखिएगा इस चीज को। किसके लिए बात कर रहे हैं हम? डॉट प्रोडक्ट की। और आना चाहिए आपको, ध्यान रखिए, फिर से सुनिए। अगर डॉट प्रोडक्ट की बात करते हैं तो सेम ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर अगर मल्टीप्लाई होते हैं तो आंसर कितना आता है? 1 आता है। जबकि अगर हम बात करें आई डॉट जे, जे डॉट के और के डॉट आई, अगर डिफरेंट यूनिट वेक्टर मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो आंसर क्या आएगा? 0 आएगा। ये आप ऐसे याद रख सकते हैं। अगर सेम डॉट प्रोडक्ट मल्टीप्लाई हो रहा है तो आंसर क्या आता है? हमेशा 1 आता है। और अगर डिफरेंट मल्टीप्लाई हो रहा है तो आंसर क्या आता है? हमेशा 0 आता है। क्लियर है? इस चीज को हम समझ सकते हैं। अब नेक्स्ट बात करते हैं, इसको यूज कैसे करेंगे हम लोग। देखो, यूज कैसे करेंगे और प्रूव करके दिखाता हूं कि क्यों स्केलर है ये। तो देखो, इतनी बातें याद रखनी है आपको। डॉट प्रोडक्ट जब करोगे तो याद रखना है, और ये प्रैक्टिस में जब यूज करोगे तो ऑटोमेटिक याद हो जाएगा कि डॉट प्रोडक्ट के लिए सेम ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर का आंसर क्या आता है? हमेशा 1 आता है, जबकि डिफरेंट यूनिट वेक्टर का आंसर क्या आता है? 0 आता है। क्लियर है? तब हम बात करते हैं क्वेश्चन के थ्रू। देखो, सपोज दैट दो वेक्टर हैं। ए वेक्टर आपको दे रखा है 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप, और दूसरा वेक्टर दे रखा है मान लो 4i कैप माइनस 3j कैप प्लस 3k कैप। मान लो दो वेक्टर दे रखा है और आपको बोला है कि डॉट प्रोडक्ट करो। क्या करो? डॉट प्रोडक्ट। तो कैसे करेंगे? देखो, प्रूव करके देखते हैं इसको। डॉट प्रोडक्ट हम जानते हैं क्या होता है? ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर होता है। ठीक है, तो ए वेक्टर क्या है? देखो, 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप डॉट लगा के दूसरा वाला क्या है? 4i माइनस 3j
प्लस 3k कैप। ये हो गया, समझ में आ रहा है सबको। अब देखो डॉट कैसे करेंगे, कैसे मल्टीप्लाई करते हैं ये तो हम जानते हैं। पहले फर्स्ट वाला लेंगे, इस पूरे से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर सेकंड वाला लेंगे, इस पूरे से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर थर्ड वाला लेंगे और इस पूरे से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो करो। फर्स्ट 2i को 4i से करो, तो 2 और 4, 4 2 जा 8 और साथ में क्या आ गया i डॉट आई। फिर 2i को इससे करें तो देखो क्या हो जाएगा -6, 2 इंटू -6 और साथ में क्या आ जाएगा i डॉट जे। अब देखो यहाँ पे एक बात समझो, i डॉट जे ये तो डिफरेंट हो गया और हम जानते हैं डिफरेंट वाला बस याद रखने की भी जरूरत नहीं है, हम जानते हैं। बट डॉट प्रोडक्ट में इतना याद रखो कि अगर डिफरेंट ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर हैं तो उनका आंसर हमेशा क्या होगा, 0। तो जैसे ही i डॉट जे आया तो इसका तो आंसर क्या हो गया, 0। और ये 0 इससे मल्टीप्लाई होकर इसको क्या कर देगा, 0 कर देगा। दैट मीन्स मैं एक बार करके दिखा देता हूँ अगले आपको, बट आप बाद में क्या करोगे, शॉर्ट ट्रिक करोगे कि आप बस सेम सेम वाले को इनटू करोगे। क्यों, क्योंकि बाकी वाले तो ऑटोमेटिक क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे। ठीक है, एक बार करके देख लेते हैं, अलग बात है, नहीं तो आप खुद से करके देखना। सेम सेम करेंगे बस, और जो बाकी अपोजिट वाले हैं जैसे i डॉट जे हुआ, i डॉट के हुआ या j डॉट के हुआ, ये सब आंसर क्या आएंगे, 0 आएंगे। क्यों, क्योंकि अपोजिट ऑर्थोगोनल हमेशा क्या आता है, 0। तो ये क्या हो गया, 0, जिसको लिखने की जरूरत नहीं है। किसको किसको मल्टीप्लाई करेंगे, ओनली i को किसके साथ करेंगे, i के साथ, j को किसके साथ करेंगे, j के साथ, और k को किसके साथ करेंगे, k के साथ। ठीक है, क्योंकि दूसरे वाले तो ऑटोमेटिक क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे। तो देखो i को i के साथ करो, 4 2 जा कितना हो गया 8, i डॉट आई, j को j के साथ करो तो 3 - 3 कितना हो गया 9, j डॉट j, और k को k के साथ करो तो कितना हो गया 4 3 जा 12, साथ में क्या आ गया, k डॉट k आ गया। ठीक है, हम क्या निकाल रहे हैं, a वेक्टर डॉट b वेक्टर निकाल रहे हैं। तो देखो क्या आ गया यहाँ पे 8 i डॉट आई, i डॉट आई तो कितना होता है 1, 9 j डॉट j 1 प्लस 12 k डॉट k कितना होता है 1। तो देखो आंसर क्या आया 8 - 9 प्लस 12। तो देखो यहाँ पे कितना बचा -1 और 12 में से जाएगा तो कितना बच जाएगा 11। मतलब देखो यहाँ पे a वेक्टर डॉट b वेक्टर कितना आया 11। अब आंसर में देखो कहीं पे i कैप j कैप k कैप दिखाई दे रहा है, नहीं, ओनली क्या है 11, और 11 क्या है, एक मैग्नीट्यूड, ओनली क्या है, एक मैग्नीट्यूड। यहाँ पे कोई भी डायरेक्शन नहीं है। इसीलिए हम बोलते हैं कि जब डॉट प्रोडक्ट होता है तो उसका जो आंसर होता है या प्रोडक्ट होता है वो हमेशा क्या बोला जाता है, स्केलर। क्या आता है, स्केलर आता है। क्लियर है, इसलिए इसका नाम भी क्या है, स्केलर प्रोडक्ट। क्या नाम है, स्केलर प्रोडक्ट। क्लियर है, नोट करिए इसको सब लोग। अब हम बात करेंगे वेक्टर प्रोडक्ट की। ठीक है, अब हम बात करते हैं किसकी, वेक्टर प्रोडक्ट की, कि वेक्टर प्रोडक्ट में क्या होता है। ठीक है, तो देखो सब लोग, वेक्टर प्रोडक्ट या इसी का दूसरा नाम क्या है, क्रॉस प्रोडक्ट। क्या बोला जाता है, क्रॉस प्रोडक्ट भी बोला जाता है। ठीक है, वेक्टर प्रोडक्ट या क्रॉस प्रोडक्ट बोला जाता है। ठीक है, इसके लिए ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर कैसा होगा, बस वो याद रखना है आपको। ठीक है, तो देखो 4 वेक्टर प्रोडक्ट ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर आर कैसे काम करते हैं, देखो डॉट प्रोडक्ट में क्या था, सेम सेम वाले का आंसर क्या आता था 1, उसका जस्ट अपोजिट यहां पे क्या होगा, सेम सेम वाला i डॉट आई और j डॉट जे और k डॉट के का आंसर क्या आएगा 0। क्या आएगा 0। बात समझे, डॉट प्रोडक्ट का जस्ट उल्टा। वहां पे क्या होता था कि अगर सेम सेम वाला है तो आंसर क्या आता था 1, किसके लिए, डॉट प्रोडक्ट के लिए। बल्कि अब यहाँ पे क्रॉस प्रोडक्ट की बात करेंगे तो यहाँ पे सेम सेम वाले का आंसर क्या आता है 0। बट डिफरेंट वाला कैसे याद रखेंगे, तो देखो
डिफरेंट वाला कैसे याद रखेंगे तो उसके लिए मैं एक ट्रिक बताता हूं। जैसे एक ऐसे सर्कल बना दो, एक ऐसे सर्कल बनाएंगे और लिख दो आई जे और के, ठीक है। और ऐसे सर्कल को घुमा दो क्लॉकवाइज। कैसे घुमाना है आपको? क्लॉकवाइज घुमाना है, ठीक है। कैसे घुमाना है? क्लॉकवाइज, ठीक है। याद रखने का तरीका है डिफरेंट वाले की। तो देखो कैसे, ये सर्कल जब भी आप क्रॉस प्रोडक्ट करो, एक सर्कल बना लो ऐसा आई जे के और क्लॉकवाइज इसको घुमा दो, ठीक है। इसके बाद ये याद रखना है कि वेक्टर प्रोडक्ट में जब दो ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर मल्टीप्लाई होते हैं तो आंसर हमेशा क्या आता है? थर्ड वाला आता है। जैसे फॉर एग्जांपल आई और जे को मल्टीप्लाई करा, आई कैप और जे कैप को मल्टीप्लाई करा तो आंसर क्या आएगा? थर्ड वाला आएगा। थर्ड वाला जो बच गया, क्या बच गया? के कैप आएगा। बट यहाँ पे दो चीजें हैं, आपको डायरेक्शन देखना है। डायरेक्शन कैसे, वो आपको समझना है। अगर आप इस सर्कल में क्लॉकवाइज जा रहे हो, कैसे जा रहे हो? क्लॉकवाइज, तो आंसर तो थर्ड वाला आएगा, बट कैसा आएगा? पॉजिटिव। और वही अगर आप एंटी क्लॉकवाइज जा रहे हो तो भी आंसर थर्ड वाला आएगा, बट क्या आएगा? नेगेटिव आएगा। ये ट्रिक है इस सर्कल के थ्रू जो आप याद रखना है, क्योंकि इसके फॉर्मूले याद नहीं करने हमको। हमको क्या करना है, फिर से सुनिए। दो ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर अगर क्रॉस प्रोडक्ट में मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो आंसर हमेशा क्या आएगा? थर्ड वाला आएगा। अब थर्ड वाला पॉजिटिव भी आ सकता है और नेगेटिव भी आ सकता है। वो कैसे डिसाइड होगा? अगर आप क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रहे हैं, जैसे आई डॉट जे की तरफ जा रहे हैं, तब तो के क्या आएगा? पॉजिटिव। और अगर ऐसा हो कि जे डॉट आई हो रहा हो, क्या हो रहा हो? जे डॉट आई, तो वो क्या हो गया? एंटी क्लॉकवाइज। तब आंसर के का कैसा आएगा? नेगेटिव आएगा। क्लियर है? तो बस ये याद रखना है, ठीक है। इस चीज को नोट डाल के आप लिख भी सकते हैं। नोट क्या बोल सकते हैं? इफ वी गो clockwise then थर्ड, याद रखने के लिए बता रहा हूं बस ये, थर्ड ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर विल टेक पॉजिटिव। क्या लेंगे? पॉजिटिव लेंगे अगर हम कैसा जा रहे हैं? क्लॉकवाइज जा रहे हैं, ठीक है। और and if we go एंटी क्लॉकवाइज, कैसे जा रहे हैं? एंटी क्लॉकवाइज जा रहे हैं, देन थर्ड ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर विल टेक, कैसा लेंगे? नेगेटिव। कैसा लेंगे? नेगेटिव। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान रखना। इससे इजी कुछ नहीं मिलेगा आपको क्रॉस प्रोडक्ट समझने के लिए, ठीक है। क्या करना है? बस एक सर्कल बनाना है और ध्यान रखना है सेम वाला तो हमेशा क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। किसके लिए? क्रॉस प्रोडक्ट में। इसमें टेंशन वाली बात ही नहीं है। याद रखने का तरीका बता रहा हूं, जैसे हम लोगों ने याद रखा है। सेम वाला क्या हो जाएगा? जीरो। अब बात आती है कि डिफरेंट वाले, तो डिफरेंट वाले जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर हमेशा, जैसे दो डिफरेंट वालों को मल्टीप्लाई करा तो आंसर हमेशा क्या आएगा? थर्ड वाला आएगा। बट ये थर्ड वाला पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव, अगर आप फॉर्मूले याद करोगे तो हमेशा कंफ्यूज रहोगे। इसलिए ये सर्कल बनाओ और बस ये याद रखो कि अगर क्लॉकवाइज जा रहे हो तो थर्ड वाला क्या आएगा? पॉजिटिव। और अगर एंटी क्लॉकवाइज जा रहे हो तो थर्ड वाला क्या आएगा? नेगेटिव आएगा, ठीक है। अब इस बेसिस पे हम एक न्यूमेरिकल करके दिखाता हूं मैं। वेक्टर का है न्यूमेरिकल, ये आपका 12 का नहीं है, बट कैसे होता है, वेक्टर को कैसे डील करा जाता है, क्रॉस प्रोडक्ट को कैसे डील करते हैं, ठीक है, उस चीज को हम समझते हैं ना। तो देखो मान लो दो वेक्टर दे रखा है, ठीक है। एक वेक्टर मान लिया हमने, एक वेक्टर मान लिया, मान लो ए वेक्टर दे रखा है। कितना दे रखा है? कुछ भी ले सकते हैं, 3i + 4j - 2k कैप। और जो दूसरा वेक्टर है वो है मान लो 2i - 2j प्लस कुछ भी 3k, सपोज दैट, ठीक है। और बोला है आपको क्रॉस प्रोडक्ट करना है, कहीं पे आपको क्या करना है? क्रॉस प्रोडक्ट। तो कैसे करेंगे, सीखो इस चीज को। क्रॉस प्रोडक्ट है मतलब ए वेक्टर
क्रॉस बी वेक्टर निकालना है, क्या करेंगे 3i प्लस 4j माइनस 2k, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करना है 2i माइनस 2j प्लस 3k। ठीक है, ये है तरीका, ध्यान से देखो सब लोग, कहीं भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ठीक है, इसको देखो जे कैप कर लूँ थोड़ा अच्छे से, जे कैप। ठीक है, वही चीज मल्टीप्लाई करो, पहले फर्स्ट वाला इन तीनों से मल्टीप्लाई, फिर सेकंड वाला इन तीनों से मल्टीप्लाई, फिर थर्ड वाला इन तीनों से मल्टीप्लाई। तो पहले आई को आई इसके साथ कर लेते हैं, 3 2 कितना हो गया 6, और साथ में क्या आ गया आई डॉट आई, फिर 3 को इसके साथ करा तो 3 2 कितना हो गया -6, और साथ में क्या आ गया, याद रखना है आई डॉट जे, क्या आ गया आई डॉट जे। फिर 3i को 3k के साथ करा तो 3 3 कितना हो गया 9, और साथ में क्या आ गया आई डॉट के। ठीक है, फिर ऐसा ही जे वाले को करना है, 4 2 कितना हो गया 8, और साथ में क्या आ गया जे डॉट आई आ गया। फिर 4 को इसके साथ करना है तो कितना हो जाएगा 4 2 8, और क्या आ गया जे डॉट जे आ गया। फिर 4 को इसके साथ करेंगे तो 4 3 12, साथ में क्या आ गया जे डॉट के आ गया, क्या आ गया जे डॉट के। फिर इसको -2k को सबके साथ करेंगे तो देखो नीचे कर देता हूं, -2 तो -4 क्या आ गया के डॉट आई, के कैप डॉट आई कैप। फिर इसके साथ करेंगे तो माइनस माइनस प्लस, 2 2 4, और साथ में क्या आ गया के डॉट जे, के डॉट जे कैप। फिर इसको करा इसको 3 2 -3 2 6, और साथ में क्या आ गया के डॉट के आ गया। अब देखो, अब जैसे आपने ये कर लिया, ये तो सिंपल मल्टीप्लीकेशन था। अब यहाँ पे कहीं पे भी साइड में आप अपना डायग्राम बना लो आई जे के वाला, और ऐसे क्लॉकवाइज घुमा दो ताकि आपको यहाँ से देख के फटाफट कर सको। ठीक है, क्लियर है बात। तो देखो फर्स्ट तो क्या है आई डॉट आई, आई डॉट आई तो क्या हो जाता है 0, ये तो खत्म ही हो गया। सेम सेम वाला क्या होता है इसमें 0 होता है। यहाँ पे देखो आई डॉट जे है, आई डॉट जे क्लॉकवाइज ही है, जैसे आपने डायग्राम बनाया है वो कैसा है क्लॉकवाइज। जो आपका डायग्राम के हिसाब से अगर वैसा आ रहा है तो पॉजिटिव ही आएगा, और उसका उल्टा आ रहा है तो क्या आएगा नेगेटिव, क्योंकि आपने जो डायग्राम बनाया है वो कैसा बनाया है क्लॉकवाइज। तो आई डॉट जे जा रहा है आप तो सही जा रहे हैं क्लॉकवाइज, तो आंसर तो क्या आएगा, और कैसा क्या आएगा पॉजिटिव के। और यहाँ पे तो क्या है नेगेटिव, वो तो रहेगा ही 6, और आई डॉट जे की जगह हम क्या लिख देंगे के कैप, क्या लिखेंगे के कैप। ठीक है, बात समझे। ऐसे यहाँ पे देखो 9 आई डॉट के, आई डॉट के, जबकि आना कैसे चाहिए के डॉट आई आना चाहिए, और आप यहाँ पे क्या हो रहा है आई डॉट के एंटी क्लॉकवाइज, और एंटी क्लॉकवाइज में आंसर थर्ड वाला आएगा। थर्ड वाला क्या हो गया जे, और कैसा आएगा नेगेटिव, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा -9j। ठीक है, ऐसे यहाँ पे देखो जे डॉट आई, ये भी एंटी क्लॉकवाइज है, आंसर क्या आएगा -k कैप, तो -8k कैप। यहाँ पे देखो जे डॉट जे, ये तो कितना हो गया 0, सेम सेम वाला तो क्या होता है 0। यहाँ पे देखो 12 जे डॉट के, जे डॉट के क्लॉकवाइज है, आंसर थर्ड वाला आएगा, और कितना हो जाएगा जे डॉट के है तो जो बच गया वो आएगा आई कैप। नेक्स्ट वाला देखो के डॉट आई, के डॉट आई क्लॉकवाइज ही है, आंसर थर्ड वाला आएगा, और कैसा आएगा पॉजिटिव। ये तो माइनस यहाँ पे इसकी वजह से तो माइनस आया रहेगा ही, और आई के डॉट आई है तो क्या हो जाएगा जे कैप। नेक्स्ट देखो के डॉट जे, के डॉट जे एंटी क्लॉकवाइज आ रहे हैं, तो आंसर क्या आएगा थर्ड आई, और आई कैसा आएगा नेगेटिव आई, तो यहाँ पे नेगेटिव आएगा तो क्या हो जाएगा -4 आई के, और के डॉट के तो क्या हो जाएगा आपका 0, कितना हो जाएगा 0। बात समझे, बस ये तरीका है करने का ना। ये थोड़ा सा लेंथी प्रोसेस है, एक प्रोसेस और बताऊंगा पहले, पर ये जो बेसिक मेथड है ठीक है ये आना चाहिए, फिर एक मेथड और आपको बताऊंगा। तो यहाँ पे देखो क्या आई वाला खोजो कहाँ है, यहाँ पे आई है और यहाँ पे आई है, 12 + 12i -4i, तो कितना बचेगा 8i कैप, कितना बचेगा 8i कैप। अब जे वाला खोजो -9j -4j, तो -9j और -4k, तो कितना हो गया -13j कैप। ठीक है, कितना आ गया -13j कैप। ठीक है, के वाला देखो के यहाँ पे है और के कहाँ पे यहाँ पे, तो -8 और -6 कितना हो गया -14,
और साथ में क्या आ गया, के कैप। क्या आ गया, के कैप आ गया। ठीक है, तो ये आपका आंसर आ गया। किसका आंसर आया, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का। किसका आंसर आया, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। तो यहाँ पे देखो आंसर जो आया उसमें आई भी है, जे भी है और के भी है, मतलब मैग्नीट्यूड तो है ही और साथ में क्या है, डायरेक्शन भी है। इसीलिए इसको बोलते हैं वेक्टर प्रोडक्ट। क्या बोला जाता है, वेक्टर प्रोडक्ट बोला जाता है। क्लियर है, यही रीजन है कि इसको क्या बोला जाता है, वेक्टर प्रोडक्ट। बात समझ में आई। अब ये तो थोड़ा लेंदी प्रोसेस है। वेक्टर प्रोडक्ट को सॉल्व करने का एक इजी मेथड बताता हूं। सेम क्वेश्चन को हम करेंगे, आप आंसर याद रखो क्या है आंसर, हम मैच करेंगे कि क्या वही आंसर आ रहा है या नहीं आ रहा। ठीक है, तो देखो आंसर जो अभी हमारा आया, कितना आया, 8i कैप माइनस 13 जी कैप माइनस 14 के कैप। ठीक है, सेम क्वेश्चन को करेंगे ना। तो देखो सेम क्वेश्चन, ये थोड़ा सा लेंदी प्रोसेस है। आपको ये अच्छा लगे तो ये यूज करो, नहीं तो एक दूसरा मेथड बता रहा हूं, आप उसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, और बाद में उसी को यूज करा जाता है। मैथ्स वाले जो बच्चे मैथ्स पढ़ते हैं वो लोग यूज करते हैं, मैथ्स में है ये। इसको बोला जाता है मैट्रिक्स मेथड। क्या बोला जाता है, मैट्रिक्स मेथड। ठीक है, देखो मैट्रिक्स मेथड क्या बोलता है बोलता है कि एक मैट्रिक्स बनाओ। बायो वाले बच्चे स्पेशली ध्यान दो क्योंकि आपने मैट्रिक्स नहीं पढ़ा है। ऐसे एक मैट्रिक्स बनाओ, मतलब साइड बनाओ। यहाँ पे लिखो आई, यहाँ पे लिखो जे, यहाँ पे लिखो के, क्योंकि तीनों है आई जे के। ठीक है, हो या ना हो तीनों को लिख दो क्योंकि यही हो सकता है। अब क्या, फर्स्ट वेक्टर क्या है, 3i प्लस 4j माइनस 2k। तो जो जो यहाँ है और जिसके नीचे है वो लिख दो। आई के साथ क्या है 3, तो यहाँ पे क्या लिख दिया 3। जे के साथ कितना है 4, तो 4 लिख दिया। और के साथ कितना है -2, तो -2 लिख दिया। ठीक है, बात समझ में आई सबको, -2। फिर नेक्स्ट दूसरे वाला है ऐसा, और किसके लिए, मैट्रिक्स ओनली 2 वेक्टर्स के लिए अप्लाई होता है। अगर 3 वेक्टर हैं तो अप्लाई नहीं होगा, ओनली किसके लिए अप्लाई होता है, 2 वेक्टर्स के लिए। जैसे यहाँ पे 2 वेक्टर हैं उनके लिए अप्लाई होगा। 3 वेक्टर होंगे तो पहले 2 को सॉल्व करो और उसका जो आंसर आएगा उसको थर्ड वाले के साथ सॉल्व करो। ठीक है, तो यहाँ पे देखो दूसरा वाला क्या हो गया, 2 -2 और 3। तो हमारे फिजिक्स में 2 ही होता है। ठीक है, ध्यान रखना, हमारे फिजिक्स में इतना ही नहीं। मैथ्स वाले बच्चे ऐसे करते हैं कि अगर 3 वेक्टर होता है तो पहले 2 को सॉल्व करते हैं, फिर जो आंसर आता है उसको और थर्ड वाले को सॉल्व कर देते हैं। ठीक है, बट हमारे फिजिक्स में कभी ऐसा सिचुएशन नहीं आएगा कि 3 वेक्टर को सॉल्व करना पड़े। ठीक है, तो देखो ये आ गया। अब मेथड समझो, इसका मेथड क्या है। मेथड बोलता है, बिल्कुल इजी है, थोड़ा सा बस ध्यान देना है। क्या बोलता है, सबसे पहले यहाँ पे क्या रखो, आई कैप। क्या रखो, आई कैप। ठीक है, क्या लिखना है आपको, आई कैप लिखना है, ब्रैकेट लगाना है। जब आई कैप लिख रहे हो तो इस पोर्शन को क्या कर दो, कवर कर दो। ठीक है, इस पोर्शन को क्या कर लिया, कवर। ये कवर हो गया आई कैप के साथ। और राइट हैंड का यूज करो और इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई करो। जो बच गए दोनों उनको क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई। ठीक है, तो यहाँ 4 3 जा, हमेशा इधर से करना है, ध्यान रखना, राइट हैंड साइड से, इस साइड से। 4 3 जा कितना हो गया, 12। 12 हो गया। बीच में हमेशा क्या आएगा, माइनस आएगा। ध्यान रखना, बीच में हमेशा क्या आएगा, माइनस। ठीक है, और जो बच गया फिर उसको करो, तो माइनस माइनस प्लस, और 2 2 जा 4, कितना आ गया 4। क्लियर है। फिर उसके बाद लिखना है जे कैप, और जे कैप हमेशा क्या आएगा, नेगेटिव। 2 बातें बस याद रखनी। फर्स्ट इसको कवर करो, इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करो, इधर से क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, और इनके बीच में हमेशा क्या आएगा, नेगेटिव। फिर उसके बाद जो भी आए वो अलग बात है, बट हमेशा पहले क्या लिखेंगे, नेगेटिव। ठीक है, फिर सेकंड जे के लिए, जे कैप हमेशा क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। कुछ भी क्वेश्चन हो हमेशा क्या आएगा, नेगेटिव। फिर जे कैप को क्रॉस करो, दबाओ। अब यहाँ पे देखो 3 और 3 से मल्टीप्लाई होगा, ये खत्म हो गया तो किससे होगा, 3 और 3 से कितना आ जाएगा, 9। कितना आएगा, 9 आएगा। फिर बीच में तो हमेशा क्या आता है, माइनस आता है। फिर इसको करो, 2 2 जा 4, और माइनस है तो -4 हुआ। तो वो माइनस और ये माइनस क्या हो गया, या तो ऐसे लिख दूं मैं, ठीक है, बाद में कर लेंगे, अभी नहीं समझ में आ रहा नहीं तो डायरेक्ट कर सकता हूं। देखो ये -4 और ये माइनस, तो माइनस माइनस यहाँ पे क्या हो गया, +4। कितना आ गया, +4। ठीक है, ऐसे ही थर्ड वाला के कैप, तो ये आई प्लस का, जे माइनस का, और के फिर से क्या आएगा, प्लस का। ठीक है,
अब के वाला प्लस हो गया, यहाँ पे देखो इसको करो तो -2 इंटू 3 कितना आ जाएगा, -6, -2 इंटू 3 -6, बीच में तो हमेशा क्या आता है, नेगेटिव, क्या आता है, नेगेटिव, ठीक है, माइनस आएगा। फिर इसको करेंगे 4 2 जा 8, कितना हो जाएगा 8। तो ये वाला थोड़ा सा ध्यान रखना है, बट आंसर एक लाइन में आ जाता है, उसके जैसा बहुत ज्यादा कैलकुलेशन नहीं करना पड़ता है। जब प्रैक्टिस करोगे तो तुरंत आंसर आ जाएगा, ठीक है, बट याद रखना है। फिर से देखो एक बार सिखा देता हूं। सबसे पहले इनको मैट्रिक्स बनाओ, इनके नीचे लिख दो जो जो है, उसके बाद एक को कवर करो और क्रॉस मल्टीप्लाई करो। क्रॉस मल्टीप्लाई में याद रखना है इधर से करना है, और यहाँ पे हमेशा क्या आएगा, नेगेटिव आएगा, ठीक है। उसके बाद इनको मल्टीप्लाई करके लिख देना है, ठीक है। फर्स्ट वाला आई पॉजिटिव, फिर जे हमेशा क्या होगा, हर क्वेश्चन में नेगेटिव होगा, ऐसा नहीं है कि यहाँ पे नेगेटिव है, जो भी क्वेश्चन है आप ये क्या आएगा, नेगेटिव ही आएगा। जे आ गया, फिर उसके बाद वही 3 3 जा 9, 9 लिखा, बीच में तो हमेशा क्या आता है, नेगेटिव, और यहाँ पे करा तो 2 2 जा 4, और कैसा 4 आ रहा है, -4, तो वो माइनस और ये माइनस मिलके क्या हो गए, +4 हो गए। ऐसे ही फिर के क्या आएगा, पॉजिटिव, के लिए करा 3 3 जा 9, सॉरी के लिए -3 2 जा 6, 6 हो गया, बीच में तो हमेशा क्या आता है, नेगेटिव, और 2 4 जा 8 दिया आ गया। अब देखो इसको करके 12 - 4 कितना आ गया, 8 आई कैप। फिर यहाँ पे देखो 9 + 4 13, और साथ में जे कैसा है, तो -13 जे कैप, 13 जे कैप। फिर ये देखो -6 और -8 कितना हो जाएगा, -14 के कैप। तो देखो सेम वही आंसर आ रहा है जो हमने पहले करा था, वो लेंदी मेथड था, ठीक है, बट बेसिक मेथड था। और ये बोला जाता है मैट्रिक्स मेथड, बहुत शॉर्ट मेथड होता है, एंट्रेंस वगैरह में यही यूज करते हैं बच्चे। क्यों, क्योंकि बहुत ज्यादा टाइम नहीं होता, और जब आप प्रैक्टिस कर लोगे तो बहुत ईजी हो जाता है वेक्टर को सॉल्व करना। तो उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा, क्योंकि क्लास 12 के लिए, स्पेशली क्लास 12 के जो बच्चे हैं उनके लिए डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट आना ही चाहिए, तभी जाके एंट्रेंस की बात होती है, न्यूमेरिकल सॉल्व होते हैं, ताकि हम वेक्टर को समझेंगे तभी तो उसको सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। तो जिसको भी नहीं आता है वो बार बार देखे और अच्छे से सीखे इस चीज को। जो भी कंफ्यूजन है आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है, या डायरेक्ट मेरे को कॉल कर सकते हैं व्हाट्सएप पे, ठीक है। और अगर अच्छा लगे तो प्लीज इसको लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करा करिए, कुछ कुछ जो भी दिक्कत है, अच्छा लगे या कुछ आपको पूछना है इसमें, ठीक है। थैंक यू।